एक दिन के मच नीडेड ब्रेक के बाद हमारे बाजार है तैयार मिड वीक सेशन के लिए एक तरह से। हालांकि आज बैंक्स की छुट्टी है, बट नेहा हमें तो करना है काम और बाजार पर रहेगा पूरा फोकस। स्वागत है आपका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। ग्लोबल क्यूज हैं वो आज कुछ चैलेंज बनते हुए दिख रहे हैं और हमारे मार्केट्स में ऑफ कोर्स अर्निंग सीजन हो गया खत्म, लेकिन खबरें बहुत सारी हैं तो उन पर रहेगा फोकस एंड आपको मिलेगा कमाई का ढेरों आइडिया। लेकिन चलिए दीप, मॉर्निंग शुरुआत करते हैं ट्रिगर्स के साथ। बताइए कहाँ नजर है। छुट्टी तो हुई थी एक दिन की, बट इतनी खबरें आ चुकी है काम 2 दिन का हो गया। काम पूरे एक हफ्ते का इनफैक्ट आपको आते हुए दिख रहा है। तो एक बार मैं बता देता हूँ क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा आज के लिए, फिर कुछ मुद्दों पर बात भी करते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है, अमेरिका में एक्शन आपको भरपूर होते हुए दिख रहा है। करीब करीब 1 महीने के निचले स्तर पर आपको अमेरिकी बाजार कल लुढ़कते हुए दिखे हैं। मंडे इवनिंग जब हमारे बाजार बंद होते तब संकेत ठीक थे। मंडे को एक्शन भी अमेरिका में अच्छा होते हुए दिखा, बट कल आया है भारी रिवर्सल और वो रिवर्सल आया है बैंक्स की तरफ से। फिच ने अभी रिसेंटली यूएस की इकोनॉमी को डाउनग्रेड किया था, अब कह रहे हैं कि बैंक्स पर भी डाउनग्रेड का खतरा है। इसके साथ ही हमारी महंगाई बढ़ती हुई दिख रही है। 15 महीने की ऊंचाई पर आपको महंगाई आती हुई दिखी है। सबने अनुमान लगाया था कि महंगाई बढ़कर आएगी, बट इतनी ज्यादा ये किसी ने सोचा नहीं था। इस बीच क्रूड, डीजल और एटीएफ, यहां पर जो विंडफॉल टैक्स है वो बढ़ चुका है। लगातार दूसरी बार ये टैक्स बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ग्लोबली भी हम देख रहे हैं कच्चे तेल के दाम पिछले कुछ दिनों में काफी ज्यादा ऊपर जा चुके हैं। तो इन कंपनीज पर भी रहेगा नजर। नतीजों का सीजन तो खत्म हो चुका है, बट ढेरों कैश की और चुनिंदा वायदा बाजार की कंपनीज और ऑल इंपॉर्टेंट आईटीसी की भी नंबर्स आए, तो उसका रिएक्शन भी आज हमारे बाजार पर होने वाला है। तो नेहा, संकेत तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे क्यूज हैं जो आज हमारा मार्केट एक्शन डोमिनेट करेंगे। लेकिन दीप, सबसे पहले तो ये अमेरिकी बाजारों को समझना होगा। जब लगता है कि वी आर आउट ऑफ द वुड्स, तब अचानक से कुछ यहाँ पर उल्टा उटपटांग सा एक्शन हो जाता है। अब लगा था कि चलो मूडीज ने एक वन ऑफ डाउनग्रेड किया था, लेकिन अब फिच का ये करना और कुछ बड़े नामों का, बैंकों का सामने आना, व्हाट शुड वी मेक ऑफ इट? जीने नहीं दे रहे हैं अमेरिकी बाजार। जब यहाँ पर नेगेटिव खबरों का ट्रेंड शुरू होता है तो हम देखते हैं कि लगातार एक के बाद एक खबर आपको आती है। बिल्कुल, और अमेरिका में तो यही आपके लिए ट्रेंड है। इससे पहले हम देख रहे थे जब पिछले 3-4 महीनों की रैली आई थी, बढ़िया रैली थी, हर अच्छी खबर पर बाजार रिएक्ट कर रहे थे, नेगेटिव खबर इग्नोर कर रहे थे। अब नेगेटिव खबरों पर ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, अच्छी खबरें तो आ ही नहीं रही हैं और रोज उस पर प्रेशर बनते हुए दिख रहा है। अब जो फिच का कल बैंक्स की चेतावनी है, हमें ये थोड़ा कॉन्टेक्स्ट, इसका जो ब्रॉडर मार्केट का कॉन्टेक्स्ट है वो थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए, जब भी कोई भी रेटिंग एजेंसी किसी भी देश की रेटिंग में बदलाव करती है, जैसे फिच ने अभी रिसेंटली अमेरिका की रेटिंग को डाउनग्रेड किया था, इतिहास में बस दूसरी बार ही ऐसा हुआ है जब अमेरिका की रेटिंग डाउनग्रेड की गई है, तो ये लाजमी होता है कि उसके बाद बैंक्स पर एक्शन आएगा ही आएगा। जब भी आप देखेंगे रेटिंग एजेंसी हमारी इकोनॉमी पर भी आउटलुक अपना बदलती है। रेटिंग तो खैर उन्होंने काफी समय से नहीं बदली है, बट जब भी हमारी इकोनॉमी पर आउटलुक बदलती है, ऑलमोस्ट इमीडिएटली हमारे बैंकों पर भी जो इनकी रेटिंग होती है उसका आउटलुक आपको बदलते हुए दिखता है। तो ये बहुत नेचुरल है कि यहां पर आप बैंक्स पर भी ये आउटलुक आते हुए देखें। इकोनॉमी ऑलरेडी 2 हफ्ते पहले फिच ने डाउनग्रेड कर दी थी, बट यहां पर इंपॉर्टेंट क्या हो गया है, इन्होंने पूरे बैंकिंग सेक्टर का, जो बैंकिंग सेक्टर का ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट है, वो डाउनग्रेड करने का खतरा दिया है। अब अमेरिका में क्या है, बहुत तरह के आपके पास बैंक्स हैं। फिच खुद 70 बैंक्स को कवर करता है। हर बैंक की रेटिंग जरूरी नहीं कि उस ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट की रेटिंग हो। ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट की यूएस में जो बैंक्स की ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट की रेटिंग है वो फिलहाल AA है। ये अब डाउनग्रेड होकर AA- हो सकती है, ये फिच ने क्लियरली कहा है। अब उन 70 बैंक्स में कई सारे बैंक्स हैं जो AA से हायर रेटेड है और कई सारे बैंक्स हैं जो AA से लोअर रेटेड है। लोअर रेटेड बैंक्स में खतरा आ सकता है क्योंकि ऑलरेडी सिचुएशन आपकी खराब है और आप लोअर रेटिंग के हैं, बट जो हायर रेटेड बैंक्स हैं वहां पर डाउनग्रेड का सीधा खतरा है, क्योंकि कोई भी बैंक अगर आपके बैंकिंग सेक्टर की रेटिंग के ज्यादा है और फिर आप पूरे सेक्टर की रेटिंग को डाउनग्रेड करते हैं, तो फिर जो ऑलरेडी हायर रेटिंग पर हैं वो पहले आपके डाउनग्रेड होंगे ही होंगे, ये बहुत लाजमी है। तो जो बड़े बैंक्स हैं जैसे कि जेपी मॉर्गन हो गया, गोल्डमैन सैक्स हो गया, बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, वेल्स फार्गो हो गया, वो तो डायरेक्टली आपके डाउनग्रेड के खतरे पर आ जाते हैं। तो अगर बड़े बैंक्स डाउनग्रेड होने वाले हैं तो उसका पूरा सेक्टर पर असर पड़ेगा। तो ये मूड खराब करने वाली बात तो डेफिनेटली है, और ये स्पेशली उस कॉन्टेक्स्ट में देख लिया जब 1 हफ्ते पहले ही हमने
देखा था कि मूडीज ने भी बैंक्स पर रेटिंग डाउनग्रेड किया था। एक हफ्ते पहले हमने देखा 10 बैंक्स पर मूडीज ने डाउनग्रेड किया था, 17 बैंक्स पर वार्निंग दी थी कि आगे आपका डाउनग्रेड आ सकता है। तो 27 बैंक्स पर तो उनका क्लियर हमने एक्शन आते हुए देखा है। उसके बाद आपका फिच का ये मूव आ चुकी है और दोनों में बहुत सिमिलैरिटी है। जो दो चीजें ये बोल रहे हैं वो बहुत सिमिलर है, जो आगे बैंक्स और इकोनॉमी दोनों के लिए टेंशन बढ़ाते हैं। ये कह रहे हैं कि जिस तरह से पिछले 15-16 महीने में रेट्स बढ़े हैं उसकी वजह से जो बैंक्स के मुनाफा है, प्रॉफिटेबिलिटी है, उस पर दबाव आ रहा है। और नतीजों में भी उन्होंने यही देखा है। मूडीज ने भी पिछले हफ्ते यही कहा था कि नतीजों में दिख रहा है कि बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रेशर आ रहा है, और फिच भी यही कह रहा है कि बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रेशर आ रहा है। तो एक तो प्रॉफिट बैंक्स के अगर खतरे में है तो फिर उसका नॉक ऑन इफेक्ट होता है। दूसरा ये कह रहे हैं कि लोन डिफॉल्ट का खतरा आपके लिए बढ़ रहा है, क्योंकि रेट्स बढ़ रहे हैं। जो आपके स्मॉल बोरोअर्स हैं, इंडिविजुअल बोरोअर्स हैं, एमएसएमई हैं, छोटी कंपनीज हैं, वो कैसे पे करेंगे, क्योंकि उनके लिए लगातार कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ फंड्स ऊपर जा रहा है। लोन डिफॉल्ट अगर आपके बढ़ेंगे तो फिर बैंक्स की हेल्थ पर आपको और असर पड़ेगा। बैंक्स क्रेडिट देना कम कर देंगे, सिर्फ हायर रेटेड लोगों को क्रेडिट दिया जाएगा, तो आपकी इकोनॉमी पर वो स्क्वीज आएगा, वो ग्रोथ नहीं आएगी। तो दोनों तरफ से चिंता है, और चिंता है ब्याज दरें बढ़ने की। तो ये एक बड़ा फैक्टर आपको आते हुए दिख रहा है। अब फेड इसमें क्या करेगा, बड़ा सवाल यही बनता है नेहा, क्योंकि अब तक हम देख रहे हैं फेड बना हुआ है कि नहीं, हमें 2% पर लाना है। हमें नहीं लग रहा 2% इन्फ्लेशन इस साल आएगा। पिछले 2 हफ्तों से हम जो डेटा देख रहे हैं, इन्फ्लेशन इनका बढ़कर आया है। अनुमान से थोड़ा कम फिर भी हो, बट ओवरऑल बेसिस पर बढ़कर आया। WPI इनका अनुमान से ज्यादा आया था। रिटेल बिक्री का आंकड़ा आया है आपके लिए जुलाई महीने का, ये अनुमान से बेहतर आपको आते हुए दिख रहा है। तो जो इकोनॉमी की स्ट्रेंथ है और जो इन्फ्लेशन का ट्रेंड है, वो तो दिखा रहा है कि फेड अपने रेट्स बढ़ा सकता है। बट अगर आपके बैंक्स को ही प्रॉब्लम होने वाली है रेट्स बढ़ने से, तो इनडायरेक्टली आपकी इकोनॉमी पर जो असर पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे। तो ये एक डिलेमा हो गया, 50-50 सिचुएशन है फेड के लिए कि आगे रेट्स बढ़ाएं या नहीं। सितंबर पॉलिसी में तो ऑलमोस्ट सब मान रहे हैं कि शायद रेट्स नहीं बढ़ेंगे। 90% जानकार अभी भी मान रहे हैं, इस डेटा के बाद भी मान रहे हैं कि रेट्स नहीं बढ़ेंगे। बट अभी भी कई सारे लोग हैं जो इस साल एक और बढ़ोतरी की उम्मीद लगा रहे हैं। अब वो सितंबर में आती है, नवंबर में आती है, दिसंबर में आती है, कहना मुश्किल है। 3 पॉलिसीज बाकी हैं, एग्जैक्टली 5 हफ्ते बाद सितंबर पॉलिसी है। तो ये कहना मुश्किल है कि फेड क्या डायरेक्शन चूज करेगा। आज बैठक के मिनट्स भी आएंगे, तो उससे भी थोड़ी जो उनकी सोच है वो हमें पता चलेगी। बट अगर हेल्थ ऑफ बैंक्स रिस्क पर है, तो फिर फेड को सोचना पड़ेगा कि हम रेट्स बढ़ाएं या नहीं बढ़ाएं। एंड ऑब्वियसली अगर हेल्थ ऑफ बैंक्स रिस्क पर है और आपकी 2 रेटिंग एजेंसीज 2 हफ्तों में ये हेल्थ आपके सामने लेकर आ रही हैं, सोचना पड़ेगा तो क्या फिर मार्केट्स पर भी असर पड़ेगा, ये भी अब सोचना पड़ेगा। क्योंकि फेड वैसे बहुत मार्केट फ्रेंडली था, बट पिछले 15 महीनों से मार्केट से हटकर वो इन्फ्लेशन पर फोकस कर रहे हैं। क्या वापस इन्हें अपना फोकस शिफ्ट करने की जरूरत है, ये देखना पड़ेगा। बट डेफिनेटली ये वार्निंग जो है, ये मार्केट के सेंटिमेंट को असर तो करेगी। मतलब सस्पेंस अभी बाकी है। सस्पेंस बाकी है, और खराब वाला मतलब मालूम है आपको कि सस्पेंस से कुछ खराब ही निकलने वाला है, कुछ अच्छा नहीं निकलने वाला। अच्छा दीप, बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी निकल कर आ रही थी। एक बड़े जाने माने फंड मैनेजर हैं माइकल बरी साहब, इन पे किताब और एक फिल्म भी बनी है, द बिग शॉर्ट वाले। इन्होंने कुछ कमाल कर दिया है, तो जरा बताइए कि क्या किया है और इसके मायने क्या है। तो हर मार्केट में बड़े निवेशक होते हैं जिनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग होती है। माइकल बरी साहब हर कोई अब इन्हें जानता है। जब बुक आई थी और उसके बाद स्पेशली जब मूवी बनी थी 2015 में, तो वो तो सब जानते ही हैं। और ऑफ कोर्स क्रिश्चियन बेल ने इन्हें डिपिक्ट किया, तो बड़े हॉलीवुड स्टार ने दिखाया था, तो सब इनको जानते हैं। इनकी तरफ से इन्हें क्रेडिट देना पड़ेगा कि ये जब भी कुछ करते हैं या अपनी सोच लेते हैं, तो ये यूजुअली उसको बताते हैं, अपने इन्वेस्टर्स को लेटर्स रेगुलरली भेजते हैं। इस साल के मई तक तो काफ़ी एक्टिव भी थे ट्विटर पर। अब पिछले 3-4 महीनों से ट्विटर पे नहीं रहे। मैंने 3-4 साल से मैं भी इन्हें ट्विटर पे फॉलो कर रहा हूँ। काफ़ी एक्टिव रहते थे। अब पिछले 3-4 महीने से क्या कर रहे हैं ये हमें नहीं मालूम है, बट ये वैसे काफ़ी एक्टिव रहे हैं। अब माइकल बरी साहब, देखिए, बड़े इन्वेस्टर्स जब भी कुछ करते हैं इम्पैक्ट होता है। झुंझुनवाला साहब जब हमारे बाजार में करते थे इम्पैक्ट होता था, सब जानना चाहते थे। केडिया साहब हैं, दमानी साहब हैं, बाकी सारे भी बड़े निवेशक हैं। जब भी वो कुछ करते हैं हम भी उन्हें क्लोजली फॉलो करते हैं। बट माइकल बरी साहब के लिए आपको 2-3 चीज़ें समझनी चाहिए। एक तो ये हेज फंड मैनेजर है। हेज फंड मैनेजर वही होते हैं जो बाजार की पोजीशन पर अपना हेज बनाते हैं। तो जरूरी नहीं कि वो बाजार की डायरेक्शन में जाए, काफी सारे कॉन्ट्रा ट्रेड्स ये लेते हैं। और बरी साहब तो ऑफ कोर्स जाने माने जाते हैं। 2008 की जो फाइनेंशियल क्राइसिस थी उन्होंने आती हुई देखी थी। पॉसिबली पहले ऐसे बड़े इंसान थे जिन्होंने ये क्राइसिस देखी थी। इन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशन बनाई थी 2005 में, तो 3 साल पहले का इन्होंने विजन देखा था। बट इससे आपको 2-3 चीजें समझनी चाहिए।
बरी साहब का इन्वेस्टमेंट होराइजन और हमारा आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन जरूरी नहीं सेम हो। दूसरा, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स मैनेज करते हैं, हालांकि इस समय जो माना जा रहा है उतनी बड़ी इनकी पोजीशन है नहीं। तो सबसे बड़ी बात जो बाजार को समझनी चाहिए, 1 बिलियन 1.5 बिलियन डॉलर्स की जो इनकी पोजीशन की जा रही है वो नोशनल वैल्यू है पूरी पोजीशन की। जो एक्चुअल इन्होंने शॉर्ट लिया है वो इतना बड़ा है नहीं। अब वो डेटा फर्स्ट हैंड हमारे पास है नहीं, बरी साहब 3-4 महीने से ट्विटर पे एक्टिव नहीं है, तो उन्होंने भी नहीं बताया कि कितनी बड़ी शॉर्ट पोजीशन ली है। तो हमारे पास जो सेकंड हैंड डेटा है उस पर हम स्पेकुलेट नहीं करेंगे। चलिए मान भी लीजिए इन्होंने बड़ी शॉर्ट पोजीशन ली है बाजार में, उन्होंने अपनी सोच समझ के अपने इन्वेस्टर्स, अपने फंड मैनेजर्स, जो भी उनके इन्वेस्टर्स हैं, उनकी सोच के हिसाब से उन्होंने करा है। बट अगर इनका आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो जरूरी नहीं कि हर बार इनकी पोजीशन इतनी सही हो या इनका व्यू इतना सही हो। पिछले 2 साल में अगर आप देखेंगे स्पेशली, तो बरी साहब ने कई बार ट्विटर पर एक्टिवली कहा है, इनकी ट्वीट्स का आर्काइव मिल जाएगा, इनके ट्विटर हैंडल पर अब आपको इनकी ट्वीट्स नहीं मिलेंगी, बट आर्काइव आप ढूंढ सकते हैं आराम से। और वो लगातार कह रहे हैं कि नहीं अब मैं थोड़ा नेगेटिव हूं, अब मैं थोड़ा नेगेटिव हूं, अब मैं थोड़ा नेगेटिव हूं, और ऐसा बाजार ने प्ले आउट नहीं करा है। इनफैक्ट 2015 में भी उन्होंने बाजार पर नेगेटिव व्यू निकाला था, तब एक बड़ी रैली आई थी। 2017 में नेगेटिव व्यू आया था, तब एक बड़ी रैली आई थी। 2020 की मंदी इन्होंने देखी थी, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, बट उसके बाद से अब तक जब माइकल बरी साहब का नेगेटिव व्यू आया है, हमने देखा है कि बाजार ने उनके व्यू को इग्नोर करा है। बाजार तब से तो हम देख रहे हैं पिछले 3-3.25 साल में थोड़े माइनर करेक्शंस आते हैं, बट अदरवाइज बाजार एक बड़े अप ट्रेंड में रहा ही है। माइकल बरी साहब ने 30 मार्च इसी साल ट्वीट भी किया था, एक लाइन का ट्वीट था, आई वॉज रॉन्ग टू से सेल। ये 30 मार्च 2023 को ही माइकल बरी साहब ने ट्वीट भी किया था। मैंने भी उस समय वो ट्वीट देखा था, काफी सारे लोग ये देख चुके हैं। उससे पहले कई बार बरी साहब ने कहा था कि मैं ये मार्केट समझ ही नहीं पा रहा हूँ, ये BTST की जो जनरेशन आ गई है वो मार्केट को किसी और डायरेक्शन में ले जा रही है। बात यह है कि देखिए, बड़े इन्वेस्टर्स अपनी सोच समझ के साथ ट्रेड करते हैं। अब बरी साहब का क्या टाइम होराइजन है, कब तक उन्हें लगता है बाजार गिरेंगे नहीं गिरेंगे, वो उनके ऊपर है। क्या कल बाजार गिर जाएंगे? हो सकता है। क्या बरी साहब सोच रहे कि नहीं अभी 2 साल के लिए पोजीशन बढ़ाने वाली है, शायद इस पर ही अपनी और पोजीशन बढ़ाए, हो सकता है। तो बड़े इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं वो सोचना हमारे काम नहीं है, वो उन्हें करने दीजिए। बट उनकी पोजीशन देखकर फिर हम फॉलो करें, पैनिक करें, वो भी सही बात नहीं है। तो ये बात हो रही है, अब कितनी बड़ी पोजीशन है, कैसे है, वो उनकी सोच है, वो हमें नहीं मालूम। वो पब्लिकली उन्होंने डिस्क्लोज कुछ किया नहीं इस बार, तो फिर स्पेक्युलेटिव ही है जो भी हो रहा है उस पर। तो साइडलाइंस पर हम बरी साहब की एक्टिविटीज पर ध्यान देंगे कि वो क्या कर रहे हैं, बट एज ऑफ नाउ कोई बहुत चिंता नहीं दिख रही। अच्छा दीप, ये जो पूरे डेवलपमेंट है यूएस मार्केट्स का, या जो कुछ इन्होंने किया, हमारे मार्केट्स के लिए क्या मायने है? क्योंकि हमने फ्राइडे को भी देखा था, एक शुरुआत बहुत स्टीप हुई थी, फिर ऑफ कोर्स एक स्मार्ट रिकवरी आई। बिल्कुल। कैसे समझें इसे? तो मंडे का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए एक्चुअली इन लाइट ऑफ एवरीथिंग अच्छा ही माना जाएगा कि आप छुट्टी से पहले बंद हो रहे हैं, नेगेटिव क्यूज आए हैं आपके वीकेंड के लिए, और उसके बीच जो हमने मंडे दोपहर भी बात करी थी, पहले 20 मिनट में आपका बॉटम बन गया, बन चुका था। जितनी प्रेशर आना था वो पहले 20 मिनट में आया, उसके बाद फॉलो ऑन सेलिंग नहीं आई, रिकवरी पर भी हमने सेलिंग नहीं देखी। ठीक है, एंड में आपका निफ्टी पॉजिटिव क्लोज हुआ, हल्का ही सही, सेंसेक्स पॉजिटिव हुआ, बैंक निफ्टी भी सिर्फ 100 पॉइंट आपका नीचे बंद हुआ, तो वहां से कोई ऐसा पैनिक वाला नहीं था। बट हाँ, एक इंटरनल स्ट्रेंथ बाजार की हमें दिखी है। रिलायंस और अन्य लार्ज कैप्स ने हम बाजार को संभाला है, थोड़ा आईटी का योगदान था, चुनिंदा बैंक्स का भी योगदान आपको आते हुए दिखा, तो वो एक इंटरनल स्ट्रेंथ हमारे बाजार ने जरूर दिखाई है। बट क्वेश्चन यही बनता है कि हम कब तक होल्ड आउट कर सकते हैं। अब आप होल्ड आउट, क्योंकि लगातार एफआईएस की तरफ से आपकी बिकवाली आ रही है। कैश में देखिए करीब 2324 करोड़ की बिकवाली एफआईएस की तरफ से एक बार आई, उससे पहले 3100 करोड़ की बिकवाली आई थी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस पूरे महीने अब तक ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ की कैश स्पेस वैसे ही हो चुकी है। रिलेंटलेस सेलिंग आई रही है, बीच बीच में थोड़ा अमाउंट कम होता है बट वापस आती है। तो पिछले 2 दिनों में स्पेशली कैश की बिकवाली बढ़ी रही है। फ्यूचर्स में अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स देखें, चलिए 440 करोड़ था, उसके सामने स्टॉक फ्यूचर्स आपका 1120 करोड़ का था, तो कंबाइंड इंडेक्स फ्यूचर्स आपके 1560 करोड़ के आए हैं, साथ में आपने 2300 करोड़ की यहाँ पर बिकवाली देखी है। तो बड़ा आंकड़ा आ रहा है, 2800 करोड़ का आपका जो आंकड़ा आ रहा है, 3800 करोड़ का जो आंकड़ा आ रहा है, 3800 करोड़ का, ये बिग फिगर है। तो ये आपको डर दिखाता ही है। डीआईएस की तरफ से सहारा आता रहा है और आता भी रहेगा, कुछ बड़ी ब्लॉक डील्स भी हुई हैं, बट एफआईएस की तरफ से अगर लगातार सेलिंग आ रही है और बैंक्स पर आपको प्रेशर दिख रहा है, अनिल जी कह ही चुके हैं कि बैंक्स अब आपके लिए शॉर्ट टर्म नेगेटिव ट्रेंड में आ चुके हैं। फ्राइडे को चलिए रिकवरी रही और बढ़िया रिकवरी आती हुई देखी, 500 पॉइंट की इंट्राडे रिकवरी आपने बैंक निफ्टी में देखी, फिर भी आपका बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट लेवल से लगातार नीचे ही जा रहा है। तो अपसाइड अगर बैंक निफ्टी में चलिए आगे और सेलिंग नहीं आती है, अपसाइड तो यहां पर आपको अपनी लिमिटेड दिख ही रही है। तो प्रेशर बैंक्स में आपको आते हुए दिख रहा है। बैंक्स का अगर प्रेशर बना हुआ है, साथ ही फिर आपका ग्लोबल प्रेशर आ रहा है, एफआईएस की तरफ से सेलिंग आ रही है, और उसके बाद आप हमारा इन्फ्लेशन डेटा देख लीजिए।
हमने अनुमान लगाया था, ठीक है, 4.8% पर आ गया था, वहां से बढ़कर 6.5% का ब्रॉड एस्टिमेट लग रहा था। उसके सामने ऑलमोस्ट 7.5% का आपका इन्फ्लेशन, बहुत बड़ा उछाल है। अब आप कह सकते हैं कि चलिए टेम्पररी फूड प्राइसेस की वजह से हुआ है, ऑयल प्राइसेस की वजह से हुआ है, रिसेंटली टमाटर के दाम कंट्रोल में आए हैं, ऑयल प्राइस भी चलिए उछला है, अब शायद यहाँ से और ना उछले। इवन देन एलिवेटेड लेवल्स पर तो है आपका, ठीक है, प्रेशर आपका वहां से आने वाला है। हमारे गवर्नर साहब ने 3 बार पॉलिसी रेट्स नहीं बढ़ाए हैं, बट अगर यूएस में उनका प्रेशर रहता है कि उन्हें रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे, यूएस की बॉन्ड यील्ड बढ़ती रहती है, रुपए पर रखिए नजर, रिकॉर्ड लो के करीब आ चुका है, 83 टच कर लिया था हमने मंडे, आज तो करेंसी मार्केट आपका बंद है, बट वहां पर आ चुका है। तो क्या हमारे गवर्नर साहब को वापस एक्शन में आना पड़ेगा कि नहीं? चलिए, इवन इफ हमारे बाजार संभल रहे हैं ग्लोबल प्रेशर की वजह से और ये बढ़ते इन्फ्लेशन की वजह से, क्या वो डर वापस आ सकता है? कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी अगेन 2 महीने का टाइम है अगली पॉलिसी में, बट ये कुछ चिंताएं हैं जो आपकी आ जाएंगी। तो आपकी जो अपसाइड होती है वो यहां से कैप होनी शुरू हो जाती है जब तक ये चिंताएं नहीं जाएंगी। फेड पॉलिसी में एग्जैक्टली 5 हफ्ते हैं अभी, हमारी पॉलिसी में भी अभी वक्त है, बट ये कुछ चिंता है जो फ्रेश हमारे बाजारों में इस समय बनती हुई दिख रही है। ना फंड फ्लोज आपको ठीक से रहने दे रहे हैं, ना रुपया ठीक से रहने दे रहा है। मॉनसून अब आपका सेकंड फेज में कमजोर होगा एल नीनो की वजह से। एग्री प्राइसेस अगर ऊपर जाते हैं, रूरल डिमांड पर आपको असर आते हुए दिख रहा है, कच्चा तेल ऊपर जा रहा है और बैंक्स पर अगर आपको प्रेशर आता है तो फैक्टर्स आपके लिए जो है वो थोड़े इंपैक्टफुल हो जाते हैं नेगेटिव की तरफ। अच्छा दीप, वैसे तो आपने काफी हद तक टच अपॉन कर लिया, लेकिन सोमवार को जो हमने ब्रॉडर मार्केट्स में सेलिंग देखी थी, शुड वी मेक समथिंग ऑफ इट? क्या ये ऐसा ट्रेंड अब हमें कुछ ज्यादा दिखने वाला है? क्या समझा क्या जाए? अब तक सबसे बढ़िया बात हमारे बाजार की रही है, और अनिल जी तो कई बार इसको हाईलाइट भी करते हैं कि स्टॉक्स पर आप फोकस करिए, ये स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है और बहुत ही बढ़िया स्टॉक सेशन है। अनिल जी ने तो मार्च से ही कहना शुरू कर दिया था कि आप देखिए बाजार अब खरीदने का मौका है और बेचना नहीं है, हाथ में रखिए, पूरा मुनाफा कमाना है। ऊपर की 5% आप कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट अच्छा मुनाफा सबने कमाया है। स्टॉक्स में, लार्ज कैप्स में भी कमाया है, स्मॉल और मिड कैप्स में तो बहुत ज्यादा आपने पैसा कमाया है, तो वो ट्रेंड तो अच्छा रहा है। फ्राइडे को, माफ कीजिए, मंडे को पहली बार हमने देखा जब ब्रॉडर मार्केट में ज्यादा सेलिंग प्रेशर था, राइट? इवन जब पहले 20 मिनट की सेलिंग हुई थी, 2% आपका स्मॉल कैप इंडेक्स गिर गया था, वहां से अच्छी रिकवरी हुई, बट प्रेशर आपका ब्रॉडर मार्केट्स में आया है। तो क्या वो लोग जो अभी तक मुनाफा होल्ड कर रहे हैं, क्या वो भी अब इस सेलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं? ये देखना मुश्किल होगा, बट निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी आई। एक ही बात आपको ध्यान रखनी है, जब सेलिंग प्रेशर आता है तो मोमेंटम थोड़ा ज्यादा आता है आपका सेलिंग का, तो वहां से अगर आपका प्रेशर बनता है मिड कैप स्मॉल कैप में, तो फिर बाजार का मूड माहौल थोड़ा खराब होगा। बट इसके सामने 2-3 अच्छी चीजें हैं। आईपीओ मार्केट में लगातार एक्शन है, आज नई लिस्टिंग भी हो रही है, आने वाले दिनों में 2-3 नई आईपीओज आपके लिए आ रही हैं, लगातार आपके लिए प्रमोटर का फंड एक्शन हो रहा है। आज इंडिक्लो की डील होने वाली है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी का हमने बड़ा फंड एक्शन देखा, तो वहां से स्टॉक्स में पार्टिसिपेशन आपको बढ़िया दिख रहा है। 15,000 करोड़ की आपकी जुलाई में एसआईपी थी, हाईएस्ट एवर था। रिटेल इन्वेस्टर्स बाजार समझ चुके हैं, अच्छे समय में तो आपको खरीदना ही है, बुरे समय में और खरीदना है, क्योंकि आपको अच्छे लेवल्स पर स्टॉक्स मिल रहे हैं। तो हमारे इन्वेस्टर्स का भरोसा है, बट हाँ, अगर आपका इंडेक्स में सेलिंग प्रेशर आता है, ग्लोबल यूज की तरफ से आपका प्रेशर बनता है, तो फिर मिड कैप स्मॉल कैप में भी वो प्रेशर आ सकता है। अब थोड़े आप डेलिकेट पॉइंट पर आ रहे हैं, जहां पर आपके पॉजिटिव फैक्टर्स थोड़े कम हो रहे हैं, नेगेटिव फैक्टर्स बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बदल गया है, पैनिक करो, वॉलेटाइल हो गया, ये वो हो गया, वैसा कुछ भी नहीं हुआ है, बट थोड़ा बाजार अब सतर्क रहने के मूड में आपको आते हुए दिख रहे हैं इस समय। ओके, चलिए, कॉशियस अप्रोच तो दिख रही है, लेकिन दीप, एक बड़ा इवेंट यानी कि जो अर्निंग सीजन है वो खत्म हो गया है, काम थोड़ा सा वहां पर हल्का होता दिखा है, लेकिन व्हाट नेक्स्ट? अब हमारे मार्केट्स क्या देखना चाहेंगे? तो इमीडिएट कुछ नियर टर्म ट्रिगर है नहीं, इतनी सारी ऑलरेडी नेगेटिव खबरें, इसी को बाजार अब डील करते हुए दिखेंगे। फेड पॉलिसी, जैसे मैंने कहा, एग्जैक्टली 5 हफ्ते दूर है, काफी सारा डेटा आएगा। मार्केट अभी भी श्योर नहीं है कि पीक रेट्स हो गए या नहीं। हमारे गवर्नर साहब ने भी जो कमेंट्री दी थी उसके बाद देखते हैं, ये इन्फ्लेशन डेटा उसके बाद आया है, उन्होंने भी इन्फ्लेशन अनुमान पर बात की थी, तो देखना पड़ेगा, थोड़ा वेट एंड वॉच आपका मूड हो जाता है। हमारा फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है, तो एक उसकी डिमांड को लेकर क्या रहता है वो ट्रेंड हमेशा रहेगा। दूसरा, हमारे इन्फ्लेशन का क्या होता है वो ट्रेंड आपके लिए रहेगा। हमारे रुपए का क्या होता है वो ट्रेंड रहेगा। थोड़े मैक्रो फैक्टर्स जो होते हैं ना, माइक्रो फैक्टर्स पे तो हम बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर चुके हैं, अब थोड़ा वापस मैक्रो पर आपको फोकस करना पड़ेगा। कुछ चीजें जो बाजार के हाथ में, कुछ चीजें जो हमारे हाथ में नहीं है, तो डेटा डिपेंडेंट आपको थोड़ा रहना पड़ेगा, थोड़ी चाल समझनी पड़ेगी। एक वो जो यूफोरिया वाला मार्केट पर था, हर लेवल पर आपको हर चीज अच्छे भाव पे मिल रही है, अच्छा रिटर्न दे रही है, वो थोड़ा समय अब आपके लिए चला गया है। ठीक है, चलिए, तो मैक्रो क्यूज पर अब आने वाले महीनों पे तो फोकस रहेगा, लेकिन आज कहां पर नजर है उसकी पूरी जांच पड़ताल करके, पूरी डिटेल निकालकर हमारी रिसर्च टीम हमारे साथ तैयार हो चुकी है। स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ नुपुर, कुशल और अरमान जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल लेकर, एंड ऑफ कोर्स ब्रोकरेजेस पर
पूरी डिटेल लेकर आशीष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। शुरुआत हम यहाँ पर करते हैं कुशल के साथ। ओके कुशल, जरा बताइए ट्रिगर्स आज के लिए इन खबरों के दम पर कहाँ एक्शन दिखेगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ट्रिगर्स के लिहाज से आज पारसी न्यू ईयर है और उसके उपलक्ष्य में आप देखिए यहाँ पर बैंक हॉलिडे और करेंसी मार्केट तो आज बंद रहेंगे, पर साथ साथ हमारे बाजार जो हैं आज खुले हुए हैं, इक्विटी सेगमेंट। साथ ही कुछ कंपनियां ऐसी जो ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में आती हुई दिखेंगी, जिसमें कामधेनु वेंचर्स, केसरॉम इंडस्ट्रीज, कोकोया कैमलिन, ओरिएंट ग्रीन पावर, प्रीमियर एक्सप्लोसिव, स्टर्लिंग विंसल रिन्यूएबल, सुंदरम ब्रेक लाइनिंग्स और थॉमस कुक जैसी कंपनियां हैं। पर दो कंपनियां ऐसी है जो ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट से बाहर हो जाएंगी। इनफैक्ट मिर्जा इंटरनेशनल और पटेल इंजीनियरिंग पर ध्यान रखिए। साथ ही निफ्टी मिड कैप की जो एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स है, आज बुधवार के दिन आज इसकी लास्ट एक्सपायरी होने वाली है, क्योंकि इसका जो डे है वो चेंज हो जाएगा अगली बार से एक्सपायरी का, यानी कि सोमवार यहाँ पर ये पहला मंडे होगा, जहाँ पर 21 अगस्त इस दिन से आपकी जो एक्सपायरी है निफ्टी मिड कैप की, ये होने लगेगी सोमवार को। आईपीओ के लिहाज से एसबीएफसी फाइनेंस है, इसके आईपीओ की लिस्टिंग होगी आज के दिन में। सब्सक्रिप्शन करीबन 74 टाइम्स सब्सक्राइब करते हुए दिखे थे लोग। साथ ही 10:30 बजे कैबिनेट सीसीए की बैठक जो है वो हो सकती है। यूएस के लिहाज से इंपॉर्टेंट होगा, जो फेड मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स जारी होंगे। साथ ही हाउसिंग स्टार्ट्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा भी जुलाई महीने का आपके सामने आता हुआ दिखेगा। यूरोप के लिहाज से दूसरे तिमाही का जीडीपी और जून महीने का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आंकड़ा है वो भी आपके सामने आएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और यूके के लिहाज से तो जुलाई महीने का सीपीआई और उनका जो पीपीआई आंकड़ा है वो भी जो है आपके सामने आएगा। तो काफ़ी सारे ऐसे ग्लोबल इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जो आंकड़े हैं वो आपके सामने आएंगे, और जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको ग्लोबल मार्केट्स में इंपैक्ट आता हुआ नजर आए। ओके, तो बड़े इवेंट्स हैं, बड़े ट्रिगर्स हैं। आइए नुपुर से भी जानते हैं कुछ खबरें। नुपुर, कैश के तो काफ़ी सारे नंबर्स आए, कुछ एफएनओ नंबर्स भी हैं और आईटीसी भी है। जरा बताएं रिजल्ट्स कहाँ पर फोकस करना है। तो गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आईटीसी, जहाँ पे ऑपरेशनली आपको जो क्वार्टर वन की परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखेगी। एक्सपेक्टेड लाइन पे कंपनी की आय करीबन 8% से गिर कर आई है, क्योंकि एग्री बिजनेस में इस बार कमजोरी आते हुए दिखे। पेपर सेगमेंट में भी कमजोरी दिखी थी, लेकिन ऑपरेशनल लेवल पे अगर आप देखेंगे तो कामकाजी मुनाफा 11% से इस क्वार्टर में बढ़कर आते हुए देखा है। मार्जिन भी 37% का अनुमान था, जो करीबन 39.5% के आसपास मार्जिन आते हुए दिखे। मुनाफा भी देखे तो 18% की ग्रोथ आपको वहाँ पर भी नजर आ रही है। सिगरेट बिजनेस की बात कर लेते हैं, 9 से 10% की वॉल्यूम ग्रोथ आते हुए दिखे। अनुमान 7 से 8% का था। होटल कारोबार में बेस्ट एवर क्वार्टर वन परफॉर्मेंस रही है कंपनी की तरफ से। इनफैक्ट डीमर्जर पर भी अपडेट है, जहां पे 10 आईटीसी शेयर्स के बदले आपको होटल का एक शेयर मिलेगा। साथ ही साथ कंपनी की 40% की हिस्सेदारी, आईटीसी की 40% की हिस्सेदारी रहेगी आईटीसी होटल्स में, और 60% शेयर होल्डर्स के पास रहने वाला है। और आने वाले 15 महीनों में आईटीसी होटल की हो सकती है लिस्टिंग। तो ये सारे अपडेट से आईटीसी से जुड़े आपको नजर रखनी है हिंदकॉपर पर भी, क्योंकि नतीजे काफी कमजोर आते हुए आपको यहाँ पे नजर आए। कंपनी की आय सिर्फ 7% से बढ़कर आते हुए दिखे, लेकिन कामकाजी लेवल पे अगर आप देखें तो मार्जिन घटकर 25% के रह गए, और मुनाफा भी देखेंगे तो 18% से गिरकर इस क्वार्टर में आते हुए नजर आया। वोडाफोन आइडिया, जहाँ पे आपको मिलिट्री क्वार्टर आते हुए नजर आएगा। कंपनी की आय करीबन 1.25% से इस क्वार्टर में बढ़कर आती हुई दिखे। कामकाजी लेवल पे देखें तो बिल्कुल फ्लैट एबिटा ग्रोथ आती हुई नजर आई है। मार्जिन 39% के लेके चल रहे थे, उसी बेसिस पे आपको मार्जिन आते हुए नजर आए। जो घाटा है वो 7,840 करोड़ के आसपास इस क्वार्टर में आते हुए नजर आया। लेकिन पॉजिटिव था, जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर आरपुस, उसमें 3% की आपको बढ़त दिख रही है, और अनुमान से भी ये आंकड़ा बेटर आते हुए नजर आया। तो वोडाफोन आइडिया भी आज फोकस में रहने वाला है। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, जहां पे आपको अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है स्टैंड अलोन बेसिस पे। कंपनी के एनआई जो है वो 33% से इस क्वार्टर में बढ़कर आते हुए दिखे। मुनाफा भी देखे तो आपको करीबन 60% की ग्रोथ दिखाएगा। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए की बात करें तो वो भी सुधर आते हुए दिखे। हालांकि जो इम्पैक्ट दिखा है वो निम्स पर दिखा है 4% से, और जो 4% के थे पिछले तिमाही में वो घट के 3% के रह गए। जेएमआर एयरपोर्ट्स पे भी आपको नजर रखनी है, क्योंकि रेवेन्यूज में आपको 40% की बढ़त पहले तिमाही में आती हुई नजर आई है। कामकाजी लेवल पे देखे तो करीबन 80% की आपको ग्रोथ नजर आएगी। मार्जिन भी 30% से बढ़ के 37% के होते हुए दिखे, और जो घाटा है वो सिर्फ 30 करोड़ का रह गया, जो पिछले साल 137 करोड़ के आसपास का था। तो ये सारे स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे नतीजों के दम पर। चलिए, तो ये कुछ नंबर्स निकल कर आए, और मानव आपकी बारी आती है। कैश स्पेस के भी कुछ नंबर्स यहाँ पर आए, जरा बताइए कैसे रहे।
बिल्कुल कई सारे नतीजे, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें तो टेक्नो इलेक्ट्रिक यहाँ पर आय लगभग 89% बढ़कर आई है। मार्जिन्स देखेंगे, मार्जिन्स में भारी कट होती है, 15.1% से कम होकर मार्जिन से 7.6% पर आते हुए दिखे हैं। पीटी इंजीनियरिंग की बात करें तो आय लगभग 7% गिर कर आई है। मार्जिन्स में आपको पर इंप्रूवमेंट दिखेगा, 11.2% से इंप्रूव होकर मार्जिन 14.4% पर आते हुए दिखे हैं। गरवारे टेक्निकल फाइबर यहाँ पर आय लगभग 7% बढ़ी है। मार्जिन्स में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिख रहा है, 13.1% से इंप्रूव होकर मार्जिन 17.7% पर आते हुए दिखे हैं। सेनको गोल्ड यहाँ पर भी नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं, आय लगभग 30% बढ़कर आई है। मार्जिन्स 5.4% से थोड़े से कम होकर 5.1% के आसपास जो है वहाँ पर आते हुए दिखे हैं। एस्टर डीएम यहाँ पर आप बात करें तो आय 21% बढ़कर आई है। मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट दिख रहा है, 11% लगभग जो मार्जिन्स थे वो बढ़कर 12% के आसपास होते हुए दिखे हैं। अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स आय 25% बढ़कर आई है। मार्जिन्स थोड़े से इंप्रूव होकर आए हैं, 10% से इंप्रूव होकर मार्जिन्स 10.8% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे भी देखेंगे 32% की आपको वहाँ पर अच्छी खासी उछाल दिखेगी। यूफ्लेक्स अंत में अगर आप बात करें तो आय 19% गिर कर आई है। कामकाजी मुनाफे की बात करें 60% की कट होती है। मार्जिन्स जो है 17.6% से घटकर 8.7% पर आते हुए दिखे। और कंपनी को जो पहले मुनाफा था 374 करोड़ का, वो इस बार घाटा आता हुआ दिखा है 416 करोड़ का। हालांकि अगर आप एक्सेप्शनल आइटम भी देखेंगे यहाँ पर जो लगभग 382 करोड़ का है। ओके, ये है आपके लिए कैश के कई सारे नतीजे। कुशल, आपके पास भी कुछ कैश के नतीजे हैं, खबरें भी हैं? बिल्कुल दीप, तो नतीजे और खबरों का सिलसिला जारी रखते हैं, जिसमें वीएम इंडस्ट्रीज नंबर्स अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। आय में करीबन 7% की ग्रोथ रही है। साथ ही कंपनी की मार्जिन्स भी 12.8% पर स्टेबल आती हुई दिखी है। मुनाफा करीबन 24% ग्रो कर 36 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। केएनआर कंस्ट्रक्शंस नंबर अच्छे दिख रहे हैं। आय में ऑलमोस्ट फ्लैट सा रुझान है करीबन 981 करोड़ पर। हालांकि कंपनी की मार्जिन 21.5% थी पिछले साल, इस बार 22% है। 52% की ग्रोथ आपको मुनाफे में आती हुई दिखेगी। 90 करोड़ से बढ़कर 137 करोड़ कंपनी का अब मुनाफा आता हुआ दिख रहा है। सद्भाव इंजीनियरिंग नंबर्स यहाँ पर भी अच्छे हैं। आय में 42% की ग्रोथ के साथ 711 करोड़ पर आकर आया है। साथ ही कंपनी की मार्जिन आप देखिए 17.6% पिछले साल थे, इस बार 21.5% के मार्जिन कंपनी ने क्लॉक इन किए हैं। इंटरग्लोब एविएशन खबरों में पहला है। यहाँ पर गंगवार परिवार फिर से ब्लॉक डील के माध्यम से यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी बेचने वाले हैं। करीबन 4% हिस्सेदारी ये बेचेंगे आज, और 3730 करोड़ में ये कुल हिस्सेदारी बेची जाएगी 2400 रुपये प्रति शेयर के भाव पर। तो मौजूदा भाव से करीबन 6% डिस्काउंट पर ये डील संभव है। और डील के बाद गंगवाल परिवार का जो हिस्सा है वो 25.7% हो जाएगा। और हो सकता है कि डोमेस्टिक जो इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स हैं और साथ ही एफआईज है, इसमें हिस्सेदारी खरीदते हुए नजर आए। ऑयल कंपनियां फोकस में रहेंगी। विंडफॉल गेन्स टैक्स पर रिवीजन हुआ है, जिसमें क्रूड पेट्रोलियम पर यहां पर 4250 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 7100 रुपये प्रति टन कर दिया है। डीजल पर भी 1 रुपये से सीधा 5.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। पेट्रोल पर अभी भी जीरो रहने वाला है ये विंडफॉल गेन्स टैक्स। और एटीएफ पर यहाँ पर जीरो था पहले, अब 2 रुपये प्रति लीटर यहाँ पर ये रेट्स रिवाइज कर दिए गए हैं। कल से ये रेट्स लागू होते हुए दिखे हैं। हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर सेबी नियमों के तहत प्रमोटर्स ने जो 2016 में इनका जो फैमिली एग्रीमेंट हुआ था उसके डिटेल्स इन्होंने अपने डिस्क्लोजर में डाले हैं। और कंपनी की जो मौजूदा मैनेजमेंट और कंट्रोल है उसमें कोई भी बदलाव नहीं है, ये क्लैरिफिकेशन आता हुआ दिख रहा है हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से। 2016 में ही सुनीलकांत मुंजल साहब ने जॉइंट एमडी के पद से इस्तीफा दे दिया था। और साथ ही फैमिली ग्रुप और जो सुनीलकांत मुंजल साहब है उनके बीच हीरो जो ट्रेडमार्क है उसको लेकर भी जो अग्रीमेंट है, जो सहमति है, वो ऑलरेडी 2016 में बन चुकी थी। और अंत में तेजस नेटवर्क यहाँ पर टीसीएस से करीबन 7500 करोड़ रुपए का परचेज ऑर्डर इनको मिलता हुआ दिखा है। आपको याद होगा 22 मई के डिस्क्लोजर में भी आया था कि बीएसएनएल के यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो टीसीएस को मिलते हुए दिखे हैं। तो उसी को ऑर्डर को एक्सटेंड करके जो अमाउंट है वो अब आपके सामने आता हुआ दिखा है, जिसके अंतर्गत 4G और 5G रैन इक्विपमेंट की सप्लाई के लिए, ये रेडियो एक्सेस नेटवर्क जो है उसकी सप्लाई के लिए करीबन 7500 करोड़ रुपए का ऑर्डर जो है तेजस नेटवर्क्स को मिलता हुआ दिखा है। ऑलराइट नुपुर, आपके पास भी खबरों के दम पर कुछ एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जरा डिटेल्स बताइए। बिल्कुल, M&M पे आज आपको नज़र रखनी है क्योंकि नए लॉन्चेस किए कंपनी ने 4 नए ओजा ट्रैक्टर्स लॉन्च करते हुए दिखी है कंपनी, जहां पे जो लाइट वेट कैटेगरी में इनको दिया जाएगा। इनकी जो शुरुआती कीमत रहने वाली है 6.25 लाख से 7.5 लाख में रहेगी। तो M&M पर आपको रखनी है नज़र। स्पाइस जेट भी आज फोकस में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अजय सिंह को कंटेम्प्ट नोटिस भेजा गया। क्रेडिट स्विस मामले से जुड़ा ये नोटिस है। सुप्रीम कोर्ट ने अजय सिंह से कंटेम्प्ट नोटिस का जो जवाब है वो 4 हफ्ते में देने के लिए कहा है। और स्पाइस जेट पर क्रेडिट स्विस का करीबन $65 लाख का ड्यूज था। तो ये भी आज स्टॉक फोकस में रहेगा। ग्रेस कॉटन, टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो भी आज फोकस में रहने वाले हैं, क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक ने देश का सबसे सस्ता
स्कूटर लॉन्च कर दिया है, जिसकी शुरुआती कीमत 79,999 रुपीज़ रहने वाली है। नया एंट्री लेवल का स्कूटर है, 3 वेरिएंट में ये उपलब्ध रहेगा। तो बाकी कंपटीशन बढ़ाता हुआ दूसरी कंपनीज के लिए, तो बाकी कंपनीज भी आज फोकस में रहेगी। अशोक लेलैंड जहाँ पे OHM इंटरनेशनल से OHM इंडिया के शेयर का अधिग्रहण कंपनी करने वाली, आर्म्स लेंथ पर ट्रांजैक्शन किया जाएगा, 100% एक्विजिशन होगा और 300 करोड़ का निवेश OHM इंडिया में अशोक लेलैंड करेगी। तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहने वाला है। इन्फोसिस जहाँ पे कंपनी ने लिबर्टी ग्लोबल के साथ स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन साइन किया है। कंपनी शुरुआती 5 साल की अवधि में लिबर्टी के साथ करीबन 13,650 करोड़ की सेवाएं देने वाली है और ये कॉन्ट्रैक्ट अगर 8 साल तक बढ़ाया जाता है तो इसकी वैल्यू करीबन 21,000 करोड़ हो जाएगी। तो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है इन्फोसिस के लिए भी। एनसीएल इंडिया पर भी आपको फोकस रखना है क्योंकि यहाँ पर भी कंपनी को एक नया प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखा है। कंपनी 810 मेगावाट की प्रोजेक्ट के लिए बिडर घोषित किए गए, लेकिन अमाउंट जो है वो यहाँ पर नहीं दिया गया। फिर भी पॉजिटिव न्यूज़ है एनएससी इंडिया के लिए। एसआरएफ पे भी आज आपको नजर रखनी है क्योंकि 14 अगस्त को जीएसटी डिपार्टमेंट ने राजस्थान भिवंडी में कंपनी की फैक्ट्री में सर्च किया था और जीएसटी क्रेडिट क्लेम से जुड़े कागजात मांगे थे। तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा एसआरएफ इंडिया। ओके, केमिकल स्टॉक्स के लिए अच्छी खबरें कम है, नेगेटिव खबरें रोज आपको ज्यादा आती दिख रही है। अरमान बताएं, कुछ और खबरें और कुछ फंड एक्शन भी हुआ है मंडे को, उसके बारे में बताएं। बिल्कुल, सबसे पहले खबरों में सुज़लोन एनर्जी पर आप ध्यान रखिए क्योंकि क्यूआईपी के जरिए जो 17.55 का जो है भाव तय किया गया है, जो कि अगर आप मौजूदा भाव देखेंगे तो लगभग 12% के आसपास के वहाँ पर डिस्काउंट अगर आपको दिखेगा और क्यूआईपी के खरीदारी को लगभग 113 करोड़ शेयर जो है जारी करने की मंजूरी मिलती हुई दिखी है। पेना इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर कंपनी को अलग अलग कंपनियों से लगभग 702 करोड़ के जो है ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं और अगली 2 तिमाहियों में कंपनी को जो है ये ऑर्डर पूरे करने हैं। डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर 2 बिजनेस वर्टिकल, केमिकल अंडरटेकिंग और रेन अंडरटेकिंग दोनों डीमर्ज होंगे और शुगर और अल्कोहल और पावर जो कारोबार है वो कंपनी में ही रखा जाएगा। रेडियंट कैश मैनेजमेंट सर्विसेज यहाँ पर अगर आप बात करें तो यूटीआई इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी ने लगभग 69 लाख शेयर्स जो हैं वो बेचे हैं। कंपनी की जो हिस्सेदारी है वो 18 लगभग 18% के आसपास थी, वहाँ से घटकर लगभग 11.6% के आसपास होती हुई दिखी है और ये ओपन मार्केट के जरिए 10 और 11 अगस्त को जो है हिस्सेदारी बेची गई है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी यहाँ पर ऑथम इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ने लगभग 1.6 करोड़ शेयर्स जो हैं वो बेचे हैं और वहीं अगर आप देखें जीकेजी पार्टनर्स ने इतने ही लगभग 1.2 करोड़ शेयर्स जो हैं वो खरीदते हुए दिखे हैं। जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज न्यू क्वेस्ट एशिया ने लगभग 30 लाख शेयर्स जो है बेचे हैं और खरीदारी में अबेकस ने करी है खरीदारी लगभग 11.5 लाख की और पीएनबी परिवास ने लगभग अगर आप देखें 7 लाख के आसपास की जो है वो खरीदारी करते हुए दिखे हैं। मैक्स इंडिया आयनियस अल्फा फंड ने लगभग 2.36 लाख शेयर्स 157 के आसपास के भाव पर खरीदे हैं और अंत में एचपी एडिसिव की बात करें तो वहाँ पे सोसाइटी जनरल ने लगभग 2 लाख शेयर्स 511 के भाव पर खरीदे। बिल्कुल, तो बड़ा फंड एक्शन हुआ है मंडे के दिन और आज देखते हैं इनकाउंटर्स में अगर आपको फॉलो ऑन मूव आती है कि नहीं। आइए ब्रोकरेजेस की तरफ बढ़ते हैं आशीष के साथ एफआईआर। मॉर्निंग आशीष, पहले तो अच्छी रिपोर्ट्स के बारे में बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए आईटीसी यहाँ पर काफ़ी बड़ी रिपोर्ट्स ब्रोकरेज हाउस की तरफ से देखने को मिली है। गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी की राय को बरकरार रखा और जो लक्ष्य वो 470 से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया है। सिमिलरली अगर आप देखें तो सिटी भी खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 480 से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और जो लक्ष्य वो 474 से बढ़ाकर 493। साथ में सीएलए से यहाँ पर भी देखें तो टारगेट प्राइस है 455 से बढ़ाकर 480 कर दिया है। करीब 450 के आसपास की सोमवार की क्लोजिंग है। यहाँ पर अगर आप देखें तो कमेंट्री सबकी बढ़िया है कि 18% की ग्रोथ अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है और साथ में जो होटल बिजनेस का डीमर्जर है इसे भी ब्रोकरेज हाउस पॉजिटिव मान रहे हैं, जिसके चलते रखेंगे यहाँ पर फोकस। इनफैक्ट मॉर्गन स्टैनली ऐसे जो मान रहे हैं कि ग्रोथ अच्छी है और बढ़िया बात यह भी कि अनुमान से बेहतर ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिली। तो दीपांशु आज अच्छी रिपोर्ट्स में सिर्फ और सिर्फ आईटीसी। बिल्कुल, और आईटीसी पर तो बड़ा फोकस रहेगा ही। कुछ खराब और कुछ नॉट सो गुड रिपोर्ट्स ये कौन सी हैं आशीष? नॉट सो गुड रिपोर्ट्स में अगर आप देखें तो सबसे पहला नाम आता है इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस का। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। हालांकि जो लक्ष्य थोड़ा सा एडजस्ट किया है, 90 रुपये से बढ़ाकर 103 रुपये कर दिया, लेकिन अभी भी करंट मार्केट प्राइस से काफ़ी नीचे है।
157 का भाव चल रहा है। मान लीजिए प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी जो कामकाजी मुनाफा है इनके अनुमान से 21% कमाया, तो यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। साथ में सीजी कंज्यूमर नोमेरा ने रेटिंग को डबल डाउनग्रेड कर दिया। पहले खरीदारी की राय दिया करते थे, अब न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं। और लक्ष्य में भी अगर आप देखें तो कटौती की है, 352 से घटाकर 338 रुपये का टारगेट दिया है। और मान रहे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो वैल्यूएशन फेयर जोन में और प्रदर्शन यहाँ पर नतीजों में इतना अच्छा देखने को नहीं मिला। डिविस लैब यहाँ पर इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स हैं। एक तरफ जहाँ पर अगर आप देखें तो बैंक ऑफ अमेरिका अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे 3150 रुपये के लक्ष्य के लिए, और स्टॉक चल रहा है 3731 पर। और ये मान रहे कि मार्जिन के लिहाज से देखें तो खाली तिमाही अच्छी थी, लेकिन वैल्यूएशन महंगे तो हेडरूम ज़्यादा है नहीं बढ़त के लिए। लेकिन दूसरी ओर अगर आप देखें तो बुलिश नजर आ रहे हैं गोल्डमैन सैक्स, जिन्होंने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है और जो लक्ष्य है वो 3400 से बढ़ाकर 3885 कर दिया है। जेफरीज इनफैक्ट ज़्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं खरीदारी की राय के साथ, जो लक्ष्य है 3610 से बढ़ाकर 4300 रुपये कर दिया है। वोडाफोन आइडिया यहाँ पर भी आज नतीजों का इम्पैक्ट है। यूबीएस न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं, 7 रुपये 70 पैसे का टारगेट दिया है, 8 रुपये 5 पैसे की क्लोजिंग चल रही है। और मान रहे कि एबिटा यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, लेकिन एआरपीयूज का जो आंकड़ा आया है वो थोड़ा सा बेहतर यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन लगातार मार्केट शेयर घट रहे, सभी ब्रोकरेज हाउस ने हाईलाइट करके बताया। सिटी न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखें और जो लक्ष्य है वो 7 रुपये 5 पैसे से बढ़ाकर जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 8 रुपये 5 पैसे इसका टारगेट दिया है। इन्फोसिस जेपी मॉर्गन अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 1394 का भाव है, 1150 का टारगेट। हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर सीएलएसए ने रिड्यूस की रेटिंग दी है, 3142 रुपये का टारगेट दिया है। और अंत में रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 3000 रुपये के लक्ष्य के लिए। ओके, तो यह है आपके लिए ढेरों ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। आइए इससे पहले कि हमारे मेहमान जुड़े, एक बार एनएमडीसी के मैनेजमेंट से भी सुन लेते हैं। कंपनी के सीएमडी अमिताभ मुखर्जी से हमने बात करी समझने के लिए कि ये क्वार्टर तो अच्छा रहा, बट आगे का क्या ग्रोथ आउटलुक है, आगे परफॉर्मेंस कैसी रही, एक बार देख लेते हैं मैनेजमेंट का क्या कहना है। देखिए, ये क्वार्टर हमारे लिए द बेस्ट एवर Q1 है। नॉट ओनली बेस्ट एवर Q1 है, बट Q1, Q2, Q3, अगर Q4 को हम छोड़ देते हैं तो Q1, Q2, Q3 मिला के ये सबसे अच्छी क्वार्टर रही है। सबसे अच्छी अप्रैल रही है, सबसे अच्छी मार्च रही है, सबसे अच्छी जून रही है, बोथ इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन और सेल्स। सेल्स जो है पिछले बार से करीबन 40% ज्यादा रही है पिछले क्वार्टर 1 से। प्रोडक्शन जो है वो करीबन 20% ज्यादा रही है। और सबसे अच्छी बात तो ये रही है कि जो हमारे जो सेल्स है वो प्रोडक्शन से ज्यादा रहा है, और आज तक हम करीबन 1 मिलियन टन प्रोडक्शन से ज्यादा बेच चुके हैं। तो और ये जो है हम जो इस साल जो हम लोग सोच रहे हैं कि करीबन 47 से 49 मिलियन टन इस साल भर में कर पाएंगे, उस रास्ते में और उस दिशा में ये बिल्कुल सही है। और अगर इस तरह से चलते रहे तो 47 to 49 का शायद 50 मिलियन टन तक भी हम लोग पहुंच पाएंगे। ओके, तो ये था मैनेजमेंट का आउटलुक और पूरा इंटरव्यू। ये तो हमने आपको एक छोटी झलक दिखाई, पूरा इंटरव्यू आज सुबह 11 बजे आप देख सकेंगे मुखर्जी साहब के साथ। एनएमडीसी स्टॉक भी एक्शन में रहा है, इस पर चर्चा भी करेंगे। आप पूरा इंटरव्यू आज सुबह 11 बजे सुन सकते हैं। आइए, हमारे मेहमान भी हैं तैयार और करते हैं उनका स्वागत मिडवीक ट्रेडिंग सेशन में पिक ऑफ द डे के बिगुल के साथ। स्वागत है आप सभी का। बंसल जी, कुणाल जी, सुमित जी, ऑफ कोर्स अमरीश सर। बंसल जी, आपसे करेंगे शुरुआत। गुड मॉर्निंग, बताएं पिक ऑफ द डे। सुप्रभात दीपांशु, सुप्रभात नेहा। मेरा जो पिक ऑफ द डे है दीपांशु वही है जिसके भी आप जिक्र कर रहे थे, एनएमडीसी की जिसकी बातचीत कर रहे थे। एनएमडीसी के अंदर देखें तो मंडे के सत्र में एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और काफी समय बाद एक बड़े चार्ट पर एक बड़ा रिवर्सल है। सिमिलर रिवर्सल हमने हिंदुस्तान कॉपर में आते हुए देखा। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ निफ्टी, इरिस्पेक्टिव ऑफ यूएस मार्केट्स, हिंदुस्तान कॉपर में एक रैली देखने को मिली और एनएमडीसी लगता है अच्छा अप मूव दिखाएगा। ट्रेडिंग के नजरिए से 115 पर स्टॉप लॉस लगाना है, 118 के अराउंड की क्लोजिंग है, 126 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं। 126 तक का शॉर्ट टर्म टारगेट एंड एनएमडीसी के मैनेजमेंट को भी अभी आपने सुना और बंसल जी की रिकमेंडेशन बतौर पिक ऑफ द डे आती हुई एनएमडीसी में 126 के टारगेट के लिए करे खरीदारी। कुणाल सर, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। सर बताइए आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग दीपांशु। खरीदारी की राय है नेहा। हालांकि देखिए बाजार में काफ़ी नेगेटिविटी है और काफ़ी सारी अटकलें चल रही हैं। यूएस मार्केट से भी खबरें आ रही हैं कि बड़े शॉर्ट्स बन रहे हैं, लेकिन जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है मुझे लगता है कि पैनिक नहीं करना चाहिए। नीचे के लेवल्स पर खरीदारी के मौके तलाशने चाहिए।
आज बाजार का मूड खराब है, खुलते समय तो नीचे मिलेगा और खरीदना है दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसका चार्ट पहले की तुलना में बहुत ज्यादा सुधरा है, बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आ गया है और नीचे के लेवल्स पर रिलायंस को खरीद करके चले, सबसे सेफ बेट यही है। गिरावट पर जब आप खरीदें तो एक स्टॉप लॉस जरूर रखें, स्टॉप लॉस रखना है 2475, नीचे आने पर खरीदारी करनी है 2475 का स्टॉप लॉस रखें और मुझे लगता है कि 2650 के लेवल्स आपको रिलायंस पर पोजिशनल बेसिस पर देखने को मिलेंगे, तो गिरावट में रिलायंस खरीदने की राय है। रिलायंस ये आपको बचा सकता है। हमने देखा मंडे की रिकवरी में रिलायंस का बड़ा योगदान था, सेकंड हाफ में तो कुछ बाय कॉल्स भी इस पर आती हुई दिखी थी। देखते हैं आज जैसा कुणाल जी कह रहे हैं डिप के बाद वापस एक्शन में आता है या नहीं। सुमित जी मॉर्निंग सर, बताएं आपकी आज की पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग दिवांशु। दिवांशु, पिक ऑफ द डे के तौर पे जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है वो है टाटा कॉम। टाटा कॉम के अंदर मोमेंटम ऊपर का बनेगा, 1700-1705 के आसपास स्टॉक के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 1670 के पास दिखाई दे रहा है, 1670 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें टाटा कॉम। ऊपर में जो लेवल देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट 1750, दूसरा टारगेट 1770। तो 1750, 1770 ये दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए टाटा कॉम में खरीदारी करें 1670 के स्टॉप लॉस से। 1670 के स्टॉप लॉस के साथ टाटा कम्युनिकेशंस आ रहा है पसंद बतौर पिक ऑफ द डे सुमित जी को। 1750 एंड इवेंचुअली 1770 तक का टारगेट यहां देखने को मिल जाएगा। अमरीश सर गुड मॉर्निंग सर, बताइए आपकी पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग दीप। मेरा पिक ऑफ द डे है हैवेल्स इंडिया। ये लीडर्स है इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट चेन में, दोनों सेगमेंट में है, इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर में भी। केबल, स्विच गियर्स, मोटर्स से लेकर कंज्यूमर गुड्स जैसे एसीज, अप्लायंसेस, लाइटिंग, फैंस और गीजर, काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं इनके। 5 साल पहले इन्होंने लॉयड ब्रांड एक्वायर किया था, इसका इंटीग्रेशन अच्छी तरह से हो गया है और अभी लॉयड्स इज अबाउट 20% ऑफ द ओवरऑल रेवेन्यू। इनके 6000 करोड़ प्लस कैटेगरीज हैं, केबल्स, वायर्स, कंज्यूमर लाइटिंग, फैंस, रेजिडेंशियल स्विच गियर और एसीज। हर एक कैटेगरी में द टर्नओवर इज मोर देन 1000 करोड़। अभी तक एस्पिरेशनल ब्रांड्स और कैटेगरी में थे और अभी प्रीमियम जा रहे हैं लोग, तो प्रीमियम ब्रांड्स में जो इनके जो मार्जिन्स है वो श्योरली बढ़ेंगे। तो वाइट लेबल बिजनेस अभी इनका अच्छा चल रहा है, इट्स मोस्टली इन एक्सपोर्ट्स। Q1 में रेवेन्यू 14% बढ़ा था, एबिटा 11.5% बढ़ा था और पैट इंक्रीज बाय अबाउट 18.5%। फिर भी मार्केट थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट हो गया था तो स्टॉक करेक्ट किया था। तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है बिकॉज द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स शुड बी एक्सट्रीमली गुड। तो एक्सपेक्टेड ईपीएस है FY25 का करीब 29 का है और टारगेट बनता है 1595 का। 1595 के टारगेट की खरीदारी करके चलनी है। हैवेल्स हमने देखा था थोड़ी गिरावट आई थी मंडे के सेशन में, बट अब ये जो डिप है ये आपके लिए एंट्री का मौका बनता है। विश्वेश जी का भी करते हैं स्वागत। मॉर्निंग विश्वेश जी, बताएं सर आपको क्या पसंद है पिक ऑफ द डे के लिए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए मुझे लग रहा है मार्केट थोड़ा सा सॉफ्टर खुलेगा तो एक मौका मिल सकता है कुछ लॉन्ग साइड एज वेल एज बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रेटजी के लिए। तो यहाँ पे मेरी ओर से भी बाय ऑन डिक्लाइन कराएगा बिकॉज जिस हिसाब से प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में हमने लोज से बाइंग देखी थी, मुझे लगता है कि लोअर लेवल पे डेफिनेटली एक अच्छा सपोर्ट है और मार्केट जब तक वो ब्रीच नहीं करता है तब तक व्यू बाय ऑन डिक्लाइन करेगा। तो स्ट्रिक्टली फ्रॉम इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है HAL हल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। 3878 का क्लोज है। मुझे लगता है फॉर सम रीज़न अगर 3850 तक खुलता है तो यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। 3820 का स्टॉप रखना चाहिए और यहाँ पे इंट्राडे में 3940 तक के टारगेट हो गया। ओके, तो 3940 तक के टारगेट के लिए HAL पर करें खरीदारी। मंडे को हमने देखा भी था, बढ़िया रैली आपको अक्रॉस डिफेंस स्टॉक्स आती हुई दिखी थी जिसमें HAL भी पार्ट कर रहा था। बट आज की बड़ी खबर है 2-3 बड़े स्टॉक्स पर और आई लेटर के ही स्टॉक्स हैं जहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिखेगा। पहले ITC की बात कर लेते हैं। अमरीश सर, नंबर्स पर आपका व्यू एंड ऑफ कोर्स जो डीमर्जर का अब शेयर्स ऑफ रेशो भी आ गया है, उसके बाद ITC पर क्या व्यू बनता है? ITC पे तो व्यू तो क्लियरली पॉजिटिव है, अर्निंग्स काफ़ी अच्छे थे और जो डीमर्जर है ये तो काफ़ी छोटा है बिकॉज आई थिंक द ओवरऑल मार्केट कैप जो होटल्स का करीब 25,000 करोड़ का है which is comparatively small if you look at the overall market cap करीब 4% का है। So I don't think that will move the needle much. But then यदि the next 9 to 12 months का बात कर रहे हैं then I think we should see levels of at least about 525 to 550. दिस इज एक्स डीमर्जर क्योंकि जो डीमर्जर होगा शायद और एक 12 से 15 महीना लग जाएगा।
ATC पर आज रखिए नजर और रिएक्शन आएगा। अमरीशर को तो पसंद आ रहे हैं नंबर्स का रिएक्शन। बंसल जी, चार्ट्स पर क्या दिखा सकता है ITC? फ्लैट बंद हुआ था मंडे के सेशन में। दीपांशु, ITC में देखें तो जिस दिन से ये होटल्स की डीमर्जर की न्यूज़ आई है तब से स्टॉक कंटिन्यूसली एक करेक्शन जोन में चल रहा है और टेक्निकली अपने एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स के पास है। 449 के अराउंड की क्लोजिंग है। 440 एक अहम सपोर्ट है और दीपांशु इस सपोर्ट को हमने थर्सडे के सेशन में भी मेंशन करा था, टूट नहीं रहा है। 440 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की राय है और दीपांशु ऊपर में एक हर्डल है 457 460, ये लेवल्स क्रैक होंगे 457 460 के, तब एक बड़ा अपमूव देखने को मिलेगा। ऑलराइट, चलिए तो ITC पे रिकमेंडेशन आती हुई फंडामेंटली तो अच्छा लग ही रहा है, साथ ही टेक्निकल चार्ट्स पे भी कुछ अच्छे संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 457 ये एक हर्डल है जिसको पार करेगा तो 460 एंड इवेंचुअली और हायर नंबर्स आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फोकस हमारा हिंदुस्तान कॉपर पर भी रहेगा। कमजोर नंबर्स आते हुए देखिए, हालांकि देखा जाए तो महीने भर में इसका प्रदर्शन काफी अच्छा ही रहा है। सुमित जी, अब चार्ट्स किस तरफ इशारा कर रहे हैं? हिंदुस्तान कॉपर क्या राय बन रही है? नया हिंदुस्तान कॉपर के अंदर तेजी बना हुआ है। स्टॉक के अंदर एक अच्छा खासा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिला है। स्टॉक अभी और ऊपर का मूव दिखाएगा। थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है जिसमें 150 148 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, पर ऐसा कोई भी डिप आता है तो लोअर लेवल्स पर खरीदारी करना है। ऊपर में 155 160 ये हर्डल है, यहाँ ये रेजिस्टेंस मान के चले। 160 का लेवल जब क्रॉस करेगा 175 रुपए तक का लेवल आने वाले दिनों में हिंदुस्तान कॉपर में देखने को मिलेगा। डिप पर खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चलें। और आज वायदा कारोबार के बैन से भी बाहर हुआ है हिंदुस्तान कॉपर, तो इस पर आपको रखनी है नज़र। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। GNFC की वायदा कारोबार के बैन में एंट्री हो चुकी है। हिंदुस्तान कॉपर बैन से बाहर है, बाकी स्टॉक्स जो बने हुए थे वो अभी भी बैन में बने हुए हैं आपके लिए। आइए नतीजों की हम बात कर रहे हैं तो कुछ और काउंटर्स पर भी करते हैं फोकस। कुछ कैश के भी नंबर्स आए थे जहां पर आपको नतीजों का रिएक्शन आते हुए दिख सकता है। टेक्नो इलेक्ट्रिक, कुणाल जी जरा एक बार इसका चार्ट देख लें। टेक्नो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग मिले जुले से नंबर से, हालांकि रेवेन्यू 90% बढ़कर आया है बट मुनाफा गिरकर आया है, एबिटा गिरकर आया है, मार्जिन पर भी हमने काफी बड़ा प्रेशर देखा है। राय क्या है सर इस चार्ट पे? देखिए दीपांशु, हालांकि चार्ट मजबूत है और हमने एक बड़ा अच्छा रनअप इसमें ऑलरेडी देख लिया है। स्टॉक लगभग 360 से चलने लगा था और 480 तक, यानी कि लगभग 33% की बड़ी तेजी हमने इसमें कम समय में देखी है। उसके बाद कुछ कंसोलिडेशन पिछले कुछ दिनों में हुआ है। मुझे लगता है चार्ट ठीक ठाक है। अगर 440 का लेवल ब्रेक होता है नतीजों के बाद तो मुझे लगता है कि एक करेक्शन आएगा जिसमें 420 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल थोड़ा वेट एंड वॉच करने की राय है। जिनके पास पोजीशन है 440 का क्लोजिंग बेसिस पर एक स्टॉप लॉस रखें, फिलहाल होल्ड करें। चलिए, तो यहाँ पर 440 ये एक लेवल महत्वपूर्ण होगा टेक्नो इलेक्ट्रिक के केस में, आपको उसे वॉच करना है। इसके टूटते ही 420 तक का भी लेवल डाउनसाइड में यहाँ देखने को मिल सकता है। फिलहाल ये राय आती हुई, लेकिन बड़ा आइडिया इस पे जरा फोकस कर लेते हैं। अमरीश सर, वीक सेट ऑफ नंबर्स हमें देखने को मिले सर, अब यहाँ से क्या राय बन रही है? यहाँ से भी जो राय है थोड़ा बहुत नेगेटिव है, क्योंकि इनका जो रोल आउट है 5G का, दैट इज आल्सो नॉट अप टू द मार्क, और शायद देयर इज अ फियर ऑफ कैंसिलेशन, क्योंकि आज ही वार्निंग आया है। तो आई थिंक अपसाइड कुड बी क्वाइट लिमिटेड अनलेस वी सी रियली ह्यूज अमाउंट ऑफ इनफ्लो फ्रॉम द प्रोमोटर ग्रुप। तब तक तो अपसाइड तो लगता नहीं है मुझे। आई थिंक एनी अपसाइड शुड बी यूटिलाइज्ड टू reduce position, क्योंकि यहाँ पे शायद नीचे में I think I mean again we should see levels of about 6 rupees 25 पैसे। प्रेशर यहाँ से और बनेगा। कोशिश कीजिए कोई भी अपसाइड मिले वहां पर आपको अपनी पोजीशन हल्की करनी है और जल्द से जल्द निकलना है। टेक्निकल व्यू विश्वेश जी से भी ले लेंगे। विश्वेश जी बताइए, चार्ट्स पे क्या सलाह होगी वोडा आइडिया पर? अन्य मुझे तो पर्सनली अगर पूछो तो मुझे लगता है स्टॉक हैज़ बीन अ वेरी वेरी लेगार्ड, और ये पूरी रैली के अंदर में भी नीचे के लेवल से आप ऐसा समझ सकते हो ऊपर आया है, ट्रेडर्स फ्रेंडली है, बट ऑन अ मीडियम टर्म स्केल कोई भी चार्ट में रिवर्सल नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा नीचे से ऊपर आया है बट आई हैव सीन दिस स्टॉक टेंड टू डिसअपॉइंट मोर। तो मुझे लगता है कि इन अ वेरी नियर टर्म ऑल्सो द नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज 9 रुपीज़, वेयर अगर कुछ खरीदारी करनी भी है तो 755 या 740 की रेंज में मिले तो मेरे हिसाब से खरीदारी करनी चाहिए। अदरवाइज दिस आर द बेस्ट टू बी अवॉइडेड अंटिल वी सी अ मेजर रिवर्सल। तो अवॉइड है। फंडामेंटली बात करें, टेक्निकली बात करें, यहाँ पर आप दूर ही रहें वोडाफोन आइडिया से, हमारे एक्सपर्ट्स की राय आ रही है। बट इंटरग्लोब एविएशन पर क्या करना है ये इंटरेस्टिंग है। गंगवाल फैमिली की तरफ से आज 4% स्टेक सेल होने वाला है। एक बार पहले अमरीश सर से राय ली जाए, फिर एक चार्ट चेक भी लेंगे। अमरीश सर, इंटरग्लोब एविएशन।
देखिए परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है एंड मार्जिन्स हैव बीन इंक्रीजिंग, तो आई थिंक आज का जो सेल है गंगवार फैमिली का, तो उसके कारण यदि नीचे आता है देन आई थिंक इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी. आई सपोज इट कैन बी डाउन 3 to 4%, शायद 5% भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सेल प्राइस. तो आई थिंक दैट शुड बी यूटिलाइज्ड टू बाय. टेक्निकली सुमित जी, आज ब्लॉक डील के बाद इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या निकलते हैं? देखिए दीपांशु, स्टॉक के अंदर एक अच्छी तेजी बनी हुई है. स्टॉक मेरे को लग रहा है कि अभी भी ऊपर का मूव ही दिखाएगा. स्टॉक के अंदर कोई भी डिप मिलता है तो उसमें खरीदारी करना है, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चलना है. स्टॉक के अंदर एक छोटा मोटा डिप जरूर मिलेगा, बट उस डिप के अंदर लो लेवल्स पर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा. ऊपर में 2580 2600 ये हर्डल का काम करेगा. तो ये लेवल जब टूटेंगे तो स्टॉक के अंदर आने वाले समय में 2800 रुपए तक के लेवल ऊपर में देखने को मिल सकते हैं. फिलहाल इंट्राडे में एक डिप मिल सकता है, उस डिप में लोअर लेवल्स पर खरीदारी बने. ओके, डिप्स में लोअर लेवल पे खरीदारी की सोचें और 2800 तक का अपसाइड टारगेट एटलीस्ट चार्ट्स पे यहाँ पर सुमित जी को बनता दिख रहा है. IB हाउसिंग फाइनेंस मिक्स सेट ऑफ नंबर्स दिखे हैं, निम्स थोड़ा कुछ इम्पैक्टेड यहाँ पर नजर आए हैं. बंसल सर, चार्ट्स पे कैसा लग रहा है आपको? नेहा, एक बार स्टॉक का नाम प्लीज दोबारा बोलेंगे. IB हाउसिंग. दीपांशु, नेहा, इसको मैंने और कुणाल जी ने नीचे से हमने रिकमेंड करा हुआ है. स्टॉक में एक अच्छा अपमूव देखने को मिला है. टेक्निकली स्टॉक में करेक्शन है नेहा, और एक 160 का इंपॉर्टेंट लेवल इसने क्रैक करा है. ट्रेडिंग के नज़रिए से किसी ने लिया है तो मेरे हिसाब से एक बार को यहाँ से निकलना चाहिए. एल्स किसी ने अगर डिलीवरी के नज़रिए से लिया हुआ है तो होल्ड करना चाहिए. उस नज़रिए से 140 एक स्टॉप लॉस है. ट्रेडिंग के नज़रिए से 160 रुपए का एक पिवट सपोर्ट टूट चुका है, तो ट्रेडिंग के नज़रिए का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है, तो उसमें से निकलने की राय होगी. ओके, तो निकलने की राय होगी. इंडियाबुल्स हाउसिंग पर 4% नीचे हमने बंद होते हुए देखा था इस काउंटर को. देखते हैं आज क्या ट्रेड में रहता है. वैसे आप ध्यान रखिएगा, वायदा कारोबार के बैन में बना हुआ है अभी भी इंडियाबुल्स हाउसिंग. सिर्फ हिंदुस्तान कॉपर है जो बैन से बाहर आया है. कुछ और कैश स्टॉक्स की बात करते हैं जहां पर आपको एक्शन दिख सकता है. एस्टर डीएम हेल्थ केयर, सुमित जी जरा इसके नंबर्स एक बार देख लीजिए, चार्ट एक बार देख लीजिए. नंबर्स तो इसके ठीक आए थे, थोड़ा मिले जुले ही है. 21% रेवेन्यू था, मार्जिन एक्सपैंड हुआ है, एबिटा 33% बढ़कर आया है, बट एक एडजस्टमेंट था और पिछली बार के मुकाबले इस बार अदर इनकम कम होने की वजह से मुनाफा 90% गिरा है इनका. चार्ट्स क्या कहती हैं सर? दिवांशु, कौन सा स्टॉक बोला? एस्टर डीएम हेल्थ केयर, सुमित जी. राइट. एस्टर डीएम के अंदर पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं, बट फ्रेश खरीदारी के लिए एक बार थोड़ा सा वेट करना चाहिए. 306 307 के आसपास का क्लोजिंग है, तो स्टॉक के अंदर एक बार थोड़ा वेट करें. 300 के लेवल इसके अंदर ब्रेक हो सकता है नीचे में एक बार 280 तक के लेवल भी देखने को मिले. फ्रेश खरीदारी एक बार वेट करें, स्टॉक को थोड़ा नीचे में सपोर्ट लेने दें, उसके बाद इसमें बाय बनेगा. ओके, तो यह है आपके लिए एस्टर डीएम हेल्थ केयर. इस पर भी रखनी है आपको नजर. आइए और स्टॉक्स पर भी करेंगे फोकस.